गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम बंगाल राज्य पर फोकस करेंगे। देखना, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। लगभग इससे सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम पहले चर्चा करते हैं कि बंगाल के नवाब कौन कौन हुए, क्या उनका सीरियल था और उनका क्षेत्र विस्तार क्या था, क्या क्या उनकी विशेषताएं थी। कुछ इसमें संधियां भी हुई थी और युद्ध हुए थे इसमें, जिसने अंग्रेजों का एक ये डिसाइड किया था कि यहाँ पर स्थायित्व कायम हुआ था उनका। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले बंगाल साम्राज्य। बंगाल की एक बार पहले स्थिति देख लेते हैं, भौगोलिक स्थिति की, किस क्षेत्र को बंगाल कहा गया है। देखना, मैप में अगर देखते हैं मानचित्र में, जो पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा यह, जैसे आधुनिक जो बांग्लादेश होगा, अब ये पूर्वी क्षेत्र, ये सब क्या था, बंगाल। मतलब लगभग 1/3 पार्ट पर ही बंगाल था, जिसमें आधुनिक बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर स्टेट्स होते हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, सिक्किम का भी ये क्षेत्र आ जाएगा। ये सब क्या था, बंगाल। ये सब बंगाल का क्षेत्र आ जाएगा। तो बंगाल को जो स्वतंत्र राज्य घोषित किया था मुर्शीद कुली खान ने, वही इसके संस्थापक थे। तो लगभग 1717 ईस्वी में, 1717 में इसने एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया, क्योंकि उससे पहले एक शाही फरमान जारी किया गया था। शाही फरमान जो जारी हुआ ये सन 1717 में हुआ, फर्रुख शेर के शासनकाल में। उसमें बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया और वहां पर जो व्यापार वाणिज्य किया जाएगा उससे कोई राजस्व नहीं वसूला जाएगा उनसे। खैर, तो एक बार हम बंगाल के नवाबों के नाम लिख लेते हैं। बंगाल के नवाब कौन कौन हुए यहाँ के, उनका क्रम, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है नवाबों से। चलिए शुरू करते हैं। तो नवाब लगभग इसमें 10 या 11 तक हुए, 2, 3, 4, 9, 10 और 11। इनका शासनकाल क्या रहा है देखना। पहले जो नवाब थे यहाँ के, मुर्शीद कुली खां, क्या नाम था, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ही इसके संस्थापक थे। दूसरा एक हुआ है सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन, ठीक ना। सुजाउद्दौला भी हुआ है, एक सुजाउद्दौला अवध का नवाब हुआ है और सुजाउद्दीन बंगाल का हुआ है, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद में सरफराज अली खां, सरफराज अली। इसके शासनकाल में गिरिया का युद्ध लड़ा गया है, तब ये अपदस्थ कर दिया गया था। नंबर 4 मुर्शीद अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां, एक ये शासक हुआ है। फिर आ जाएगा इसका नाती यानी कि देहोत्र, उसका नाम आ जाएगा ये सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। इसके बाद मीर जाफर जो इसका चीफ कमांडर भी था। मीर जाफर का फिर दामाद आएगा मीर कासिम के बाद में फिर मीर जाफर, चूंकि इसे अपदस्थ कर दिया गया था मीर जाफर। और मीर जाफर के बाद में जो एक अल्फेस होगा नजीबुद्दौला के बाद में एक आएगा सैफुद्दौला। इसके बाद में लास्ट का मुबारिक-उद-दौला। ये इनका क्रम रहेगा। अधिकांश परीक्षाओं में इनका क्रम पूछते हैं कि कौन पहले हुआ, कौन उसके बाद में, कौन किसका उत्तराधिकारी बना है। लेकिन हम इनका शासनकाल भी लिख देते हैं, कार्यकाल। मुर्शीद कुली खां स्वयं को कब शासक घोषित किया इसने, स्वतंत्र नवाब, सन 1717 से रहा है 27 तक। 17 से 1727 तक। सुजाउद्दीन 1727 से यह आ जाएगा 39 तक। सरफराज 1739 से 40 तक। कहीं पर बुक्स में 40 से 40 लिखा हुआ है ना, 40। अलीवर्दी खां सन 1740 से 56 तक। फिर उसके बाद इसका नाती बनता है सिराजुद्दौला, जिसके लिए पूरा चैप्टर ही पढ़ा जाता है। शासनकाल आ जाएगा 1756 से 57 तक, मात्र 1 वर्ष तक। 1 वर्ष में इतिहास लिखा है इसने।
मीर जाफर सन 1757 से ये 60 तक। बाद में मीर कासिम सन 1760 से 63 तक। 64 में फिर बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें अपदस्थ कर दिया गया। फिर से मीर कासिम को बनाया गया सन 1763 से यह आ जाएगा 65 तक, यानी कि इलाहाबाद की जब संधि हुई थी। ओके। नजीबुद्दौला सन 1765 से 66 तक, और सैफुद्दौला सन 1766 से और 1770 तक, और लास्ट वन मुबारिकुद्दौला सन 1770 से और 75 तक। ये इनका शासनकाल रहेगा। तो वन बाई वन जिसकी जो विशेषता है ये हम पढ़ते हैं, और लगभग इस चैप्टर में हमारी 2 वीडियो बनेगी, क्योंकि एक में कवर नहीं हो पाएगा, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाती है। तो शुरू करते हैं मुर्शीद कुली खां से। आगे आते हैं मुर्शीद कुली खां, जो पहला नवाब था, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, इसकी हम विशेषता कर लेते हैं। तो शासनकाल क्या, सन 1717 से और 27। इसकी विशेषता एक तो क्या था, संस्थापक था, बंगाल का संस्थापक। और जो इसको फरमान जारी हुआ था, ये फर्रुख सियर, जो मुगलों के पतन में हम पढ़ते हैं, फर्रुख सियर, जिसको घृणित कायर भी कहा गया है। फर्रुख सियर ने एक शाही फरमान के द्वारा इसे बंगाल बिहार में जो व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, और कुछ अंग्रेजों को और भी लाभ मिला था कि वहां पर सिक्का डालने का उनको कारखाना स्थापित किया था उन्होंने, कि बेटी सिक्का चलने लगा था उसके बाद में। तो एक तो बंगाल का संस्थापक रहा। इसने एक टैक्स या रिवेन्यू राजस्व की जो दर होती है वो एक नई पद्धति लागू की, जिसका नाम था राजस्व में जैसे ठेकेदारी प्रथा होती है, इजारेदारी। तो पहले एक क्या लिखते हैं हम, संस्थापक, बंगाल का संस्थापक। एक तो ये उसका फाउंडर था, संस्थापक। स्वतंत्र राज्य घोषित किया, स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य। एक इसने क्या किया, यहीं पर जो उड़ीसा पड़ता है, देखना ये क्षेत्र क्या आ जाएगा, ये बंगाल का क्षेत्र, तो बंगाल हो जाएगा। इसमें कुछ क्षेत्र उड़ीसा का भी दिया गया, यानी कि उड़ीसा को इसमें जोड़ा गया, उड़ीसा। बाद में फिर ये मराठों के पास में चला गया था उड़ीसा, और ये क्या आ जाएगा, बंगाल। बंगाल में क्या है, उड़ीसा को इसमें शामिल किया, उड़ीसा, उड़ीसा को शामिल किया। एक ये विशेषता होगी, शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसने क्या किया, एक राजस्व व्यवस्था लागू की, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था कौन सी लागू की, इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी, इजारेदारी व्यवस्था। अंग्रेजों की देन में हम ये फिर से पढ़ेंगे, कार्नवालिस ने भी शुरू की थी बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था। इसके कई नाम है, इजारेदारी व्यवस्था, इस्तेमादारी व्यवस्था, या फिर इसी को बोलते हैं रैयतवाड़ी अलग है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इजारेदारी। इसी का नाम बाद में स्थायी बंदोबस्त भी हुआ है यार। इजारेदारी व्यवस्था में ये क्या हुआ, टैक्स की दर लागू की गई, और टैक्स एक यानी कि प्रभावशाली तरीके से वसूला गया। उसमें राजा का जो नवाब का खजाना था उसमें एक इंप्रूवमेंट हुआ, तो काफी खजाना हुआ। इजारेदारी व्यवस्था एक तो ये लागू की, यानी कि टैक्स वसूलने की। एक तकावी ऋण होते हैं, तकावी ऋण, तकावी ऋण ये किसे दिए गए थे, किसानों के लिए, कि अपने जो एग्रीकल्चर उनकी थी, खेत खलियान, उसमें विकास करने के लिए, यानी कि कृषि कार्य विकसित हो जाए, उसके लिए तकावी ऋण जारी किया गया। तकावी ऋण किसके लिए था, किसानों के लिए जारी किया गया, किसानों को जारी किया गया तकावी ऋण। इससे उनकी स्थिति और मजबूत हुई, यानी कि जो कृषि कार्य था उसमें विकास हुआ। और जब इसने टैक्स की नई व्यवस्था लागू की तो उससे खजाने में बढ़ोतरी हुई, खजाना, खजाना में बढ़ोतरी, बढ़ोतरी ना। ये कितनी बढ़ोतरी हुई थी, 1,41,09,194 रुपए इसके खजाने में थे। इसको बोलते हैं असल जमा तुमार, या अमल जमा तुसार भी है कहीं पर लिखा हुआ। तो क्या आ जाएगा ये, असल जमा तुमार, अमल जमा, ये असल जमा तुमार क्या था कि शाही खजाना, शाही खजाना कितना था, और 1,41,09,194 रुपए, 194।
1,41,09,194 रुपए, इतना रुपया खजाने में था। अब तक किसी के खजाने में इतना धन नहीं इकट्ठा हुआ था। ये ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इजारेदारी व्यवस्था लागू की गई, और इजारेदारी व्यवस्था, उससे किसानों से टैक्स लिया जाएगा। टैक्स किसानों से कब लिया जाएगा? क्योंकि किसान भी एक समृद्ध होने चाहिए। वो इसलिए होने चाहिए, उनके पास कृषि करने के कोई ऑपरेटर्स या टूल्स ऐसे नहीं होंगे। तो ये करने के लिए सब तकावी ऋण एक राजा की तरफ से, नवाब की तरफ से जारी किया गया। उससे किसान भी खुशहाल हुए, और वहां पर जो कलेक्शन था, यानी कि रिवेन्यू था, रिवेन्यू खजाने में भी बढ़ोतरी होती है। इसीलिए बंगाल को क्या कहते हैं कि भारत का स्वर्ग भी कहते हैं इसको। धन, जैसे धनवान, समृद्ध, सबसे समृद्ध राज्य था उस टाइम, समृद्ध। भारत का स्वर्ग, उसको कश्मीर को भी कहा जाता है, बंगाल को भी कहा जाता है। तो ये नोट किया है आपने, 1,41,09,194 रुपए असल जमा तुमार था। असल जमा तुमार किसको बोलते हैं? रॉयल ट्रेजरी, जो शाही कोष होता है। तो एक बार और देखते हैं कार्य क्या क्या हुए। एक तो संस्थापक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की, इसमें उड़ीसा को मिलाया गया, और साम्राज्य विस्तार अपना हुआ। ऐसे ही जो खजाना बढ़ोतरी हुई, उसमें ऋण भी जारी किए किसानों के लिए, क्या नाम था उसका? तकावी ऋण। और ऐसे ही एक इजारेदारी जो व्यवस्था लागू की थी, जिसको भू राजस्व प्रणाली की नई विधि कहते हैं। और एक यहाँ पर इसके 3 विद्रोह भी हुए हैं, 3 विद्रोह इसके दरबार में, साम्राज्य में। एक उदय नारायण सिंह ने किया था, और एक इसमें आ जाएगा गुलाम मोहम्मद ने। खैर 3 विद्रोह किए गए थे, ये नाम रख लिया। आकाश जी कर लिया नोट? ये नोट करते रहिए साथ साथ। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या आ जाएगा फिर? हाँ, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन का शासनकाल क्या रहेगा? 1727 से 39 तक। तो इसकी क्या विशेषता थी कि एक बिहार को भी इसमें मिलाया गया। बिहार को अपना एक क्षेत्र बनाया गया, और उसमें वहां पर सेनापति या उप सूबेदार की नियुक्ति की गई थी। बिहार को बंगाल राज्य में मिलाया गया, बंगाल में शामिल किया गया। ये बंगाल में शामिल, मतलब क्या हो जाएगा? एक बार मैप में देख लेते हैं। ऐसा यहां पर आकाश जी देखना, जो ये क्या हुआ पूरा, ये बंगाल इसमें शामिल हो जाएगा। इसमें जो बिहार वाला क्षेत्र था, बिहार, इसको मिलाया गया बिहार को भी। बिहार को भी बंगाल में शामिल किया गया था, बंगाल। और यहाँ पर एक उप सूबेदार की नियुक्ति की गई, जिसका नाम था अलीवर्दी खां। इसका क्या बना गया? उप सूबेदार, उप सूबेदार या डिप्टी गवर्नर। उप सूबेदार किसको नियुक्त किया गया? अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां को नियुक्त किया गया इसमें। यह उप सूबेदार था, इसने बाद में विद्रोह किया था। गिरिया का युद्ध था, तो गिरिया का युद्ध सरफराज इसके बीच लड़ा गया। सुजाउद्दीन ने अपना बाद में उत्तराधिकारी जो घोषित किया, अपने पुत्र को किया था। इसके पुत्र का क्या नाम था? सरफराज अली। फिर अगला नवाब कौन बनता है? सरफराज, सरफराज अली, सरफराज अली खां। इसका शासनकाल एक ही वर्ष होगा, सन 1739 से और 40 तक। ये सरफराज खां का हो जाएगा। सरफराज खां की क्या विशेषता? इसमें जो बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया था अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया इसके विरुद्ध, और एक युद्ध लड़ा गया 1740 में, गिरिया का युद्ध। गिरिया पूर्व के क्षेत्र में एक गांव या कुछ कस्बा टाइप में ऐसा कुछ होगा। तो वहीं पर एक तो विद्रोह, विद्रोह किसने किया? अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां का इसमें विद्रोह आ जाएगा। ये विद्रोह किया था, और ये क्या था? बिहार का उप सूबेदार अलीवर्दी। एक युद्ध हुआ था, युद्ध का क्या नाम था? गिरिया का युद्ध। युद्ध कौन सा? गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध।
ये कब हुआ? सन 1740 में। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अलीवर्दी खान ने सरफराज को पहले हराया और फिर उसका वध कर दिया। अलीवर्दी ने सरफराज को, सरफराज या सरफराज की हत्या लिखते हैं यहाँ पर, हत्या, इसकी हत्या कर दी गई थी। और अगला जो शासक बनता है अब अलीवर्दी खान। देखना आप जो वंश था इनका कौन सा, सबसे पहले कौन थे? मुर्शीद अली खान, उसके बाद में सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद में उसका पुत्र सरफराज। अब इनका वंश खत्म हुआ, यहाँ से एक नया जो सेनापति बनाता है, सूबेदार बनाता है, अलीवर्दी खान का वंश शुरू हो जाता है। किसकी उपाधि? आलमुद्दौला नहीं, उपाधि नहीं, बस ये सरफराज की कोई ऐसी नहीं, विद्रोह हुआ था गिरिया का युद्ध। अच्छा, ये गिरिया अंग्रेजों ने सपोर्ट ही किया था, लेकिन वो क्या था, अपनी जो सेनापति थी उनकी वो पूरी तरीके से काम नहीं करती, तैनाती नहीं थी। आगे देखिए इसमें अब हम क्या पढ़ते हैं आगे? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, इसका शासनकाल क्या आ जाएगा? 1740 से और आ जाएगा 56, 1756, और 56 से 57 फिर हो जाएगा सिराजुद्दौला का। ये सिराजुद्दौला का ये नाना लगता। तो अलीवर्दी खां ने क्या किया? इसने कुछ कार्य किया कि एक तो गिरिया के युद्ध में ही सरफराज को हराकर उसका वध किया और स्वयं यहाँ का शासक घोषित किया, है ना, नवाब घोषित किया, नवाब घोषित। दूसरा, इसने क्या किया, जो मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए इसने घूस दिया था और अपना पद स्थायी बनाया था। वहीं दूसरी ओर मराठों से मित्रवत संबंध रखने के लिए उनको भी 12 लाख रुपए दिए गए थे, उसमें उड़ीसा का क्षेत्र दे दिया था उन्हें। फिर उड़ीसा और 12 लाख रुपए के बदले जो वार्षिक दिए जाएंगे उनको सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का अधिकार दिया था, यानी कि प्रतिवर्ष ये चौथ भी वहां पर भिजवाएंगे। अंग्रेजों से इसके संबंध मित्रवत थे, लेकिन अंग्रेजों को कभी भी अपने दुर्ग का फोर्टिफिकेशन नहीं करने दिया, जो उसका दुर्गीकरण होता है। लेकिन अंग्रेजों के बारे में इसने कमेंट किया था क्या कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की गई थी, यदि इनको नहीं छेड़ा गया तो ये शहद देंगी, और अगर छेड़ा गया तो ये डंक से मार डालेंगे। तो क्या थी विशेषता? एक तो स्वयं को नवाब घोषित किया, और मुगल बादशाह, मुगल बादशाह क्या नाम था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम क्या था वैसे वास्तविक नाम? पिछले अपने चैप्टर में पढ़ा था इसमें, मुगलों के पतन में। इसका नाम था रोशन अख्तर। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला को इसने घूस दिया था कितना? 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए घूस दिया, घूस देकर अपने पद को स्थायी बनवाया था, पद स्थायी बनवाया, स्टेबिलिटी है इसके पद में कि मुगल बादशाह कहीं हटा न दे, है ना। एक तो ये किया गया था। तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए दिए गए। एक इसने क्या किया? मराठों को, है ना, मराठों से मित्रवत संबंध, मित्रवत। उनका एक सरदार था रघुजी, मराठा सरदार। इसके साथ में एक संधि की थी मराठा सरदार रघुजी के साथ में। संधि क्या थी वो? कि 12 लाख रुपए दिए गए, 12 लाख रुपए। आकाश जी देखना, मुगल जो ये था मुगल बादशाह, इसे 2 करोड़ रुपए दिए थे और मराठों को 12 लाख रुपए दिए, प्लस उड़ीसा का क्षेत्र दिया गया था। उड़ीसा का क्षेत्र दिया गया, और प्रतिवर्ष यहां से सरदेश मुखी और चौथ वसूलनी थी। प्रतिवर्ष चौथ वसूलने का अधिकार। चौथ क्या होता था? एक कर होता था, मराठों का एक कर था, 1/4 भाग, यानी कि 25%। चौथ वसूलने का अधिकार, वसूलने का अधिकार दिया गया। ये मराठों के साथ में संधि। तो मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए दिए गए, मराठों को 12 लाख रुपए दिए गए, और इसका उड़ीसा का क्षेत्र दिया गया। ऐसे ही जो इनके मित्रवत संबंध थे, अंग्रेजों से मित्रवत संबंध बनाए।
अंग्रेजों से मित्रवत संबंध, मित्रवत। उसमें क्या था कि इन्होंने प्रतिवर्ष जैसे नजराना या मिलना या कोई संधि हुआ करती थी उसमें तो भाग लेते थे, लेकिन जो यहाँ पर किले थे या इसके क्षेत्र में उनका दुर्गीकरण नहीं करने दिया। मित्रवत संबंध बनाए लेकिन किलेबंदी नहीं करने दी, किलेबंदी नहीं करने दी। ये किसमें था? ये अलीवर्दी खां की विशेषता। एक और विशेषता, इसके कोई पुत्र नहीं था तो उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की गई पहले, लेकिन इसकी 3 पुत्रियां थी। तीनों पुत्रियां अलग अलग राज्यों के सूबेदारों से ब्याही थी। एक पुत्री ढाका के नवाब से, दूसरी एक मुर्शिदाबाद के, और एक ब्याही थी बिहार से, सॉरी ढाका, पटना, और एक पूर्णिया क्षेत्र है, वो पूर्णिया आज की डेट में आता है बांग्लादेश में। तो तीनों अलग अलग पुत्रियों से जो सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आगे देखते हैं, ये नोट कर लिया आपने? एक विशेषता क्या, इसकी 3 पुत्रियां थी, 3 पुत्रियां। तो इनका विवाह हुआ था। पहली का विवाह हुआ ढाका से, ढाका के नवाब से, ढाका के नवाब से विवाह हुआ, विवाह। दूसरे पूर्णिया के नवाब से विवाह हुआ था दूसरी का। और तीसरी का जो विवाह हुआ था ये पटना, जो पटना बिहार में है, बिहार क्या, पटना के नवाब से, या जो वहां के उप नवाब थे या उप सूबेदार, इनसे हुआ। लेकिन जो इसके दामाद थे, इसके शासन काल में ही तीनों दामाद की मृत्यु हुई थी। तीनों दामादों की मृत्यु हुई। तो सबसे छोटी पुत्री का जो पुत्र था, इसका नाम क्या था? सिराजुद्दौला। छोटी पुत्री का पुत्र सिराज को उत्तराधिकारी बनाया था। सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी बनाया, उत्तराधिकारी। तो इसके बाद जो आता है फिर सिराजुद्दौला, शासनकाल क्या रहेगा? सन 1756 से और 57 फिर अंग्रेजों से इसके युद्ध होते हैं। एक मीर जाफर जो इसका चीफ कमांडर था, मीर जाफर ने कुछ धोखा दिया था युद्ध में, और एक पलासी का लड़ा गया। पहले कालकोठी की घटना होती है, फिर पलासी का युद्ध होता है, उसके बाद में एक संधि होती है, मीर जाफर को फिर नवाब घोषित किया गया। बाद में फिर एक हुआ बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि जो 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 में हुई थी, उस संधि में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी, राजस्व वसूलने का अधिकार, वो अंग्रेजों को दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में केवल हम इतना ही करेंगे, वीडियो लेंथी ना हो जाए, उसकी वीडियो हम बाद में फिर बनाएंगे। क्या चीज? बंगाल की राजधानी पहले तो इसकी थी ढाका, और बाद में बनी थी फिर मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद का नाम भी एक वो था मकसूदाबाद, ये भी कर लेते हैं। चेंज ये किया था, अभी 1 मिनट के लिए बताते हैं। ये जो हमने मुर्शीद कुली खां, ये था ना जो पहले नवाब थे, ये पहला नवाब, ये जो पहला नवाब था मुर्शीद कुली खां, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? मुर्शिदाबाद को। ये भी लिख लेते हैं, ये क्या किया इसने? राजधानी पहले क्या थी? ढाका। ढाका से इसने क्या बनाई? मुर्शिदाबाद। एक ये भी कार्य था। तो मुर्शिदाबाद कहां पर आ जाएगा? बंगाल में। मुर्शिदाबाद का ही नाम मकसूदाबाद, ये भी इसी का नाम था, मकसूदाबाद। ठीक है, तो ये पहले की विशेषता थी। तो खैर आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। तो अगली वीडियो में इससे आगे सिराजुद्दौला और उससे आगे की जो नवाब बने हैं उसमें हम वो क्लास लेंगे। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।